नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन यूनिवर्स में। हमारी हिंदी राजपाल सिंह बुक की जो ये सीरीज चल रही है, इसके हमने अध्याय 25 ख़त्म कर दिए हैं। आज अध्याय 26 का ये सेकंड पार्ट है, जो है पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन, एक संक्षिप्त परिचय। इसका पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वैयक्तिक पत्र से हम आज की क्लास शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं वैयक्तिक पत्र क्या होते हैं। पर्सनल लेटर, ठीक है। वैयक्तिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, घरेलू पत्र, सामाजिक पत्र, निर्वैयक्तिक पत्र और अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। वैयक्तिक पत्र जो होते हैं ये पारिवारिक पत्र होते हैं। इन्हें अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। इन पत्रों में सरलता, अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। बड़ों द्वारा छोटों को, छोटों द्वारा बड़ों को, मित्रों द्वारा मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। एक अच्छे वैयक्तिक पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का गुण होना आवश्यक है। वैयक्तिक पत्रों में सगे संबंधियों के पत्र, मित्रों के पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आदि आते हैं, ठीक है। इसमें परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आदि आते हैं। ये पर्सनल लेटर होते हैं। सबसे पहले ये समझिएगा आप, जो आप अपने किसी सहेली को लिखते हैं या किसी को निमंत्रण लिखते हैं, किसी को बधाई देते हैं, किसी को अपना परिचय देते हैं, कोई अपने मित्रों को लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक पत्र की रूपरेखा। पत्र के दाएं और ऊपर प्रेषक पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखा जाता है। पत्र के दाएं ओर सबसे ऊपर प्रेषक पत्र लिखने वाला का पता और दिनांक लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रेषक क्या होता है, तो प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला, ठीक है। जो ये वैयक्तिक पत्र हैं, इसमें पत्र के दाईं ओर ये इस साइड होगा, ठीक है। दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखा जाता है। यहाँ पर पता लिखा जाएगा और दिनांक, ठीक है। पत्र के बाईं ओर प्रेषित जिसे पत्र लिखा गया हो, ठीक है। जिसे आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं उसका नाम बाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है, इस साइड। से अपने संबंध के आधार पर उचित संबोधन शब्दों पूज्य, आदरणीय, प्रिय, अनुज, चिरंजीव आदि लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लिखते होंगे प्रिय सहेली, सुनीता या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पे प्रिय लिखा जाएगा इस साइड दिनांक लिखा जाएगा। तत्पश्चात संबोधन के ठीक नीचे थोड़ा स्थान छोड़कर बाईं ओर ही अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों सादर प्रणाम, शुभाशीर्वाद, सप्रेम नमस्ते आदि को लिखना चाहिए। अभिवादन के बावजूद मूल पत्र को लिखना चाहिए, ठीक है। पहले आप अभिवादन करेंगे, फिर उसके बाद जो मूल पत्र है, जो मुख्य आपने उसमें लिखने हैं वो लिखेंगे। पत्र के अंत में दाईं ओर प्रेषित से अपने संबंध के आधार पर अभिनिवेदन, स्वनिर्देश शब्दों आपका स्नेहकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखना चाहिए। जैसे आपने अपने प्रधानाचार्य को कभी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा होगा, वैसे ही लास्ट में आपका स्नेहकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखना चाहिए। अभिनिवेदन स्वनिर्देश के नीचे प्रेषक को अपना हस्ताक्षर या नाम लिखना चाहिए, ठीक है। और अभिनिवेदन के नीचे आपको अपना हस्ताक्षर या नाम लिखना चाहिए, जिसे आप भेज रहे हैं उसे पता चल जाए कि ये मेरे इस मित्र ने भेजा है, ये शिवानी ने भेजा है, ये रीना ने भेजा है, ठीक है। अगला देखते हैं।
वैयक्तिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। मित्र के नाम का पत्र है ये, ठीक है। सबसे पहले दाईं तरफ सबसे ऊपर डायमंड जुबली छात्रावास प्रयागराज 14 अप्रैल 2020, दिनांक भी उसी के नीचे लिखा जाएगा। प्रिय मित्र, प्रिय सिद्धार्थ, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप फर्स्ट डिवीज़न में निकले हैं, या फिर आप कुछ भी, आपकी को शादी की बहुत बहुत बधाई हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और लास्ट में तुम्हारा अरविंद, ठीक है। ये व्यक्ति पत्र का प्रारूप है। अगला देखते हैं व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर भी कहते हैं इसे। व्यावसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यावसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों एवं व्यावसायिक संगठनों के मध्य, इसे वाणिज्यिक पत्र भी कहा जाता है दोस्तों, के मध्य आपसी व्यापार के लिए लिखे जाते हैं। व्यापारिक पत्रों का क्षेत्र बड़ा व्यापक विस्तृत है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऐसे पत्रों के लिए किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सेवा में आपका शिष्य, ये वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। आप अपने काम के हिसाब से पत्र लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, ऐसा ही लिखकर भी भेज सकते हैं। व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ, चलिए देखते हैं। पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर संस्था, संगठन अथवा प्रतिष्ठान का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको कल के दिन कोई बिजनेस करना है तो आपको अगर किसी को पत्र लिखना पड़े तो आपको तुरंत लिखना आ जाए, ठीक है। पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर इस साइड, ठीक है। पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर संस्था, संगठन अथवा प्रतिष्ठान का नाम, पता और दिनांक आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम के ठीक सामने बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इस साइड जो है पत्र संख्या लिखा जाना चाहिए नाम के ठीक नीचे, ठीक है। उसके बाद पत्र संख्या के थोड़ा नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे पत्र संख्या हमने लिखी है, इसके नीचे जो पत्र संख्या, जो पत्र प्राप्त करता है उसका पता लिखा जाना चाहिए, ठीक है। पत्र प्राप्तकर्ता के पते के नीचे संबोधन लिखा जाता है, चूंकि व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। अतः इन पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्दों, नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि किन पत्रों में अभिवादन, नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये किया जाता है, ये नहीं किया जाता है व्यावसायिक पत्रों में। अतः संबोधन के पत्र के बाद पत्र का कलेवर मूल पत्र लिखना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर मूल पत्र समाप्त हो रहा हो उसके नीचे दाईं ओर स्वनिर्देश अभिनिवेदन लिखना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, कृपाभिलाषी, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश के ठीक नीचे दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिकृत या अधिक मान्य होता है। ये जो व्यावसायिक पत्र हैं इनमें हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिक मान्य होता है। आप किसी के पास कोई सामान मंगाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए पत्र ले जा रहे हैं, उनको आप वो प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे कि ये इनके सिग्नेचर है, ठीक है। अगर उसमें उनके सिग्नेचर नहीं होंगे तो ये मान्य नहीं होगा, वो मानेंगे ही नहीं इसको, ठीक है। हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर यदि आपका पत्र के साथ कुछ संलग्न कर रहे हैं, जैसे चेक,
ड्राफ्ट, रसीद आदि तो उनका विवरण दे देना चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर यदि आप पत्र के साथ कुछ संलग्न कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ दे रहे हैं जैसे चेक, ड्राफ्ट, रसीद आदि को उनका विवरण दे देना चाहिए। ठीक है, आपको ये पत्र लिखना कैसे आएगा, जब मैं आपको ये बता रही हूँ आप कुछ तो सीख रहे होंगे और एक पत्र लिख के देखिए या फिर मेरे साथ ही पेन पकड़िए, नोट्स बनाइए, कौन सी साइड कौन सी डेट लिखनी है, कौन सी साइड नाम लिखना है, कौन सी साइड पता लिखना है। आप ये ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक टॉप के पत्र लिखने वाले बन सकते हैं। चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं। ये है व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। आप चाहें तो एक कॉपी में खुद भी लिख सकते हैं। सबसे ऊपर पत्र संख्या और दिनांक, फिर है राज्य पुस्तक केंद्र, ये कहाँ जो भेजा जा रहा है वो है, दिनांक 14 अप्रैल 2020, ये पत्र संख्या है। ठीक है, सेवा में रोहित बुक्स वर्ल्ड, डिग्री कॉलेज चौराहा, रायबरेली महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें हमें इतने तारीख तक उपलब्ध करा दी जाए, या फिर कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, संलग्न पत्र का नाम लिखा जाएगा। इसमें मैं एक चेक भेज रही हूँ और एक क्या भेज रही हूँ, कुछ भी जैसे सामान मंगाने के लिए एक पेटी ही भेज रही हूँ माना। ठीक है, यहाँ पे बहुदिया और अपनी सिग्नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की जो ये बुक है, इसमें ये बहुत अलग सी चीज़ें दी होती हैं जो और बुकों में नहीं होती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप कोई भी इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं। संबंध, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश। ठीक है, अपने से बड़ों को पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय या श्रद्धेय गुरुजी, पूज्य चाचा जी, पूजनीय चाची जी आदि। और अभिवादन, सादर प्रणाम, अपने से बड़ों को पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते लिख सकते हैं। ये चाची जी, चाचा जी, गुरुजी, माताजी, पिताजी के साथ आप सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते लिख सकते हैं। और अभिनिवेदन में कि आप क्या लिखेंगे, आपका स्नेहाकांक्षी, आपका शिष्य, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, जैसे आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा। अगला है, अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, प्रिय मित्र, प्रिय भाई बहन जो आयु में समान हो उनके लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे नाम प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय भाई बहन, शुभकामनाएं, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, तुम्हारा मित्र या फिर तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारी बहन, तुम्हारा परम स्नेही। ठीक है, अपने से छोटों को, ये जो समान लोग होते हैं उनके लिए, और अपने से छोटों के लिए देखते हैं, चिरंजीव, प्रियवर, प्रिय, फिर उसके बाद नाम जैसे प्रिय सीमा है, परम प्रिय और आयुष्मान। ठीक है, शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, खुश रहो, चिरंजीवी रहो, ये आपका आशीर्वाद होगा अपने से छोटों के लिए। और लास्ट में आप लिखोगे, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छु। ठीक है, अगर आप पति पत्नी को लिख रहे हैं, प्रिय श्वेता, प्रिय प्राणाधिके, प्रियतमे। ठीक है, ये लिख सकते हैं पति पत्नी, अगर पति पत्नी को लिख रहा है और पत्नी पति को लिख रही है तो शुभाशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा राकेश, तुम्हारा सत्यशी। ठीक है, अगला देखते हैं। पति पत्नी को मेरे सर्वस्व। ठीक है, प्रियवर, प्रियतम, स्पर्श प्राणादान, सादर प्रणाम, सादर चरण, आपकी पत्नी या फिर आपकी रेखा,
जो अगर रेखा पत्र भेज रही है तो वो अपने पति को लिखेगी, आपकी लास्ट में आपकी रेखा, आपकी शोभा, कुछ भी, आपकी स्नेहा कांक्षिणी। ठीक है। अगला, अगर आप किसी अपरिचित व्यक्तियों या फिर स्त्री पुरुषों को लिख रहे हैं, प्रिय महोदय लिखेंगे या फिर महोदया लिखेंगे, प्रिय महाशय या फिर महाशया। ठीक है। इनके लिए अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अगर आप किसी अपरिचित व्यक्तियों के लिए लिख रहे हैं तो इनके लिए कोई अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अंतिम में आप लिखेंगे भवदीय या फिर भवदिया। ठीक है। अगला देखते हैं, पत्र का विषय एवं उससे संबंधित अधिकारी। पत्र का विषय और संबंधित अधिकारी देखते हैं जिन्हें पत्र लिखा जाता है। मच्छरों के प्रकोप से संबंधित पत्र यदि है तो संबंधित अधिकारियों को आप लिखेंगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता से संबंधित पत्र है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाएगा। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने से संबंधित पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो थानाध्यक्ष को महोदया को लिखेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति से संबंधित पत्र आयकर अधिकारी को लिखा जाएगा। दैनिक जागरण में संवाददाता के पत्र पद के लिए लिखा जाने वाला पत्र संपादक महोदय को लिखा जाएगा। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र संबरक महोदय को लिखा जाएगा। अपने कार्यालय के अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए लिखा जाने वाला पत्र व्यवस्थापक महोदय को लिखा जाएगा। अगला है, विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र प्रधानाचार्य महोदय को लिखा जाएगा। अगला है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र प्रधानाचार्य महोदय को लिखा जाएगा। गली मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की समुचित साफ सफाई से संबंधित शिकायती पत्र माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को या फिर नगर निगम अध्यक्ष को लिखेंगे। फीस माफ करने के लिए लिखा गया पत्र प्रधानाचार्य महोदय को, यदि आप स्कूल की फीस माफ करना चाह रहे हैं तो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत लिखा गया पत्र जन सूचना अधिकारी को लिखा जाएगा। अगला है, अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए संबंध में पत्र डाकपाल महोदय को। ठीक है। देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र को लिखा जाने वाला पत्र संपादक महोदय को लिखा जाएगा। बुक कराए गए पार्सल की बुकिंग निरस्त कराने की सूचना देने हेतु लिखा जाने वाला पत्र मुख्य पार्सल लिपिक को लिखा जाएगा। चेक खो जाने के कारण बैंक को चेक का भुगतान न करने की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र प्रबंधक महोदय को। माल प्राप्त न होने के कारण रेलवे से क्षतिपूर्ति लेने हेतु लिखा जाने वाला पत्र देते हुए लिखा जाने वाला पत्र मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अपने से छोटों को प्रियवर एवं चिरंजीव शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाता है, जो इससे पहले हमने देख लिया है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। ये डायरेक्टिव वन लाइनर में पूछे जाते हैं कि परिपत्र क्या होता है, या फिर जब कोई सरकारी पत्र या फिर ज्ञापन एक से अधिक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिपत्र कहते हैं। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना नामक पत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी कोई क्वेश्चन बन जाए, पदोन्नति, अवकाश, किसी राजपत्र अधिकारी की नियुक्ति, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण यानी कि उनका ट्रांसफर की जो सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अधिसूचना नामक पत्र का। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण मूल पाठ के 1/3 भाग में लिखा जाता है। ठीक है, जो संक्षेपण है वो मूल पाठ के 1/3 भाग में लिखा जाता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। हमने इससे पहले वाली पाठ में भी पढ़ा है। अधिसूचना सरकारी बजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। ठीक है, जो कार्यालय में जो आदेश दिया जाता है वो बड़े से छोटों को ही तो दिया जाएगा, तो वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है, अगला है ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है एवं इसमें संबोधन एवं स्वनिर्देश अभिनिवेदन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अगला है संक्षेपण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। संक्षेपण क्या होता है? किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेख, वक्तव्य, शोध प्रबंध, निबंध या निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर, संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा गया हो। ठीक है, कोई जैसे एक पूरा ये पूरी एक कहानी है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कोई मूवी आती है उसका ट्रेलर देखा होगा, उसमें पूरी मूवी के बारे में एक 1-2 मिनट का जो वीडियो होता है उसी में ही पूरा बताया जाता है कि उसमें क्या होने वाला है, तो वही संक्षेपण है। एक इंसान है जो एक कहानी को पूरी लंबी बता रहा है, अगर वही इंसान उस कहानी को छोटा बना के जब बता रहा है, संक्षेपण करके उसका बता रहा है, तो वही संक्षेपण है। ठीक है, संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसकी संरचना में निबंध जैसे ही होते हैं। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन, बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। ठीक है, कितनी अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है। जैसे अभी हाल ही में आपने जो रामलला की मूर्ति देखी होगी वो कितनी बड़ी मूर्ति है, और आजकल आपने मार्केटों में देखा होगा कि उसी मूर्ति की बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ आने लग गई। ऐसा नहीं है कि वो जो छोटी मूर्तियाँ हैं वो रामलला मूर्ति की आधी मूर्ति है, वो भी पूरी है, लेकिन वो बड़ा रूप है तो वो छोटा रूप है, तो उसी को संक्षेपण बोला जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन, बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। ठीक है, कोई आपके रूम में बड़ी फोटो होगी, ठीक है, आप ही की बड़ी फोटो होगी, कोई एक छोटी सी फोटो होगी। ठीक है, तो वही चित्र की बात भी कर रहा है ये। संक्षेपण की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में पड़ती है। संक्षेपण की जो आवश्यकता है कार्यालय में, वाणिज्य में, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में पड़ती है। संक्षेपण की विशेषताएं देखते हैं। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लेख का मूल भाव नष्ट न होने पाए। ठीक है, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि लेख का मूल भाव नष्ट न होने पाए। अगर आप किसी बात को छोटा बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मूल पार्ट है वो मिस नहीं होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे रामलला की छोटी मूर्ति आप बना रहे हैं, ठीक है, उस मूर्ति में भी सेम वही जो फीचर है वही होने चाहिए। वहाँ पे अगल बगल में जितनी मूर्तियाँ रामलला की अगल बगल बनाई गई हैं सेम वही होनी चाहिए, एक दो को वो अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तभी संक्षेपण एक अच्छी बनी मानी जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण सामान्यतया मूल पाठ के 1/3 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, जो मूल पाठ है उसके 1/3 शब्दों में होना चाहिए।
संक्षेपण की भाषा सरल परिष्कृत होनी चाहिए। इसमें समास बहुल एवं अलंकृत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, इसमें समास बहुल और अलंकृत भाषाओं से बचना चाहिए। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात भाव मूल संदर्भ के अनुकूल एवं भाषा व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं संक्षेपण के नियम। संक्षेपण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहले है, संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल पाठ या विषय वस्तु को एकाधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जिससे मूल पाठ का भावार्थ समझ में आ जाएगा। हमें तब तक संक्षेपण लिखना प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ ना आ जाए। ठीक है, संक्षेपण ये हमारी जो है स्टोरी है इतनी बड़ी। ठीक है, मैंने इसमें कुछ फेर बदल करके इतनी बना दी है, यही संक्षेपण है। ठीक है, या फिर इसका इतना रूप भी हो सकता है। पूरा तोड़ के नहीं बनाना है। जो मुख्य विषय, जैसे कला इसका मुख्य विषय है, तो इसमें भी कला आना चाहिए और इसमें भी कला आनी चाहिए। ठीक है, यही संक्षेपण है। अगला देखते हैं, मूल पाठ को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूटने न पाए। ठीक है, जो मूल विषय है उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूटना नहीं चाहिए, वही संक्षेपण होगा। चलिए अगला देखते हैं, रेखांकन के पश्चात मूल पाठ में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। मूल पाठ के 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, अगर आप संक्षेपण कर रहे हैं तो उसको छोटा से छोटा करना है, अपने से उसमें कुछ और चीज़ें नहीं मिलानी है। और चीज़ें तब मिलानी होगी जब आपको कहानी बनानी है। ठीक है, जब उसका बड़ा रूप बनाना है। ठीक है, संक्षेपण को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसका कच्चा रूप तैयार कर लेना चाहिए और भली भांति यह देख लेना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण भावों का संकलन उसमें हो चुका है या नहीं। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ का संक्षेपण कर रहे हैं, किसी की स्टोरी का संक्षेपण कर रहे हैं, तो उसमें जो मुख्य चीज़ें पहले उनको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, उसमें भली भांति देख लेना चाहिए महत्वपूर्ण भाव का संकलन उसमें हो चुका है या नहीं, देखना भी जरूरी है। ठीक है, उपर्युक्त तो सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुरूप एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। संक्षेपण में शीर्षक भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पल्लवन, ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके। इसे विस्तारण, भाव विस्तारण एवं भाव पल्लवन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। संक्षेपण था छोटा करना और पल्लवन है किसी चीज को विस्तारित करना, विस्तार करना, किसी चीज को बड़ा करना। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। ठीक है, आपके पास एक वो है कुर्सिया से जो बुना होता है, एक छोटा सा रुमाल के बराबर एक टुकड़ा है। ठीक है, उसको आप बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें आप और बुनोगे और बुनोगे और बुनोगे, वो एक बड़ा चादर जैसा बन जाएगा। यही जो है पल्लवन है। ठीक है, इस प्रकार पल्लवन में किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो है कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सभा बैठी है, उस सभा में जो जो भी हुआ आपको वो किसी को बताना है। ठीक है, अगर आप उसको छोटा करके बताते हैं तो वो संक्षेपण होगा।
अगर आप विस्तार में बताते हैं, इसने ये शब्द बोला था, उसके बाद इसने ये शब्द बोला, उसके बाद इसने ये शब्द बोला, इसका ये रिजल्ट निकला, इसका ये रिजल्ट निकला, उसमें आप किसने क्या उक्ति बोली, किसने क्या वाक्य बोला, किसी ने कहावत बोली, किसी ने लोकोक्ति बोली, उसको विस्तार से जब बताएंगे उसे पल्लवन कहते हैं। ठीक है। इनके विस्तार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। ठीक है। इनकी आवश्यकता तब पड़ती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। जो मूल भाव है वो बहुत कठिन है। ठीक है। जैसे एक मुहावरा है 9 2 11 होना। ठीक है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है 9 2 11 होना क्या होता है। जब आप उसका अर्थ निकालोगे तो एक, जब ये मुहावरों के अर्थ, मुहावरा तो एक शब्द, दो शब्द या फिर दो तीन एक वाक्य का होता है। जब इसका अर्थ निकालते हैं तो कम से कम 2 वाक्य का तो तब भी होता है। जितने मुहावरे के शब्द होते हैं उससे तो ज़्यादा ही होता है। तो यही चीज़ ये कह रहा है, इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब मूल भाव, जो उसका मुख्य जो बात है, वो संक्षिप्त, छोटा होता है और बहुत कठिन होता है। जैसे कोई बात है हमारे समझ में नहीं आती है, नहीं आ रही है सर, दोबारा समझा दीजिए, फिर जो हमारे गुरु हैं वो हमको बहुत विस्तार से समझाते हैं, तब जाके हमें समझ आता है। ठीक है। इसलिए ये जरूरी होता है। पल्लवन संक्षेपण एवं सारांश लेखन का उल्टा विपरीत धर्मी होता है। जो पल्लवन है, संक्षेपण एवं सारांश लेखन का उल्टा विपरीत धर्मी होता है। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम देखते हैं। पल्लवन से पूर्व मूल अवतरण के वाक्य, लोकोक्ति, कहावत एवं सूक्ति को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि उसके संपूर्ण भाव को अच्छे से समझा जा सके। भावार्थ को समझने के पश्चात मूल विचार से संबंधित गौण विचार या भावों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके पश्चात एक एक विचार एवं भाव को अनुच्छेदवार लिखना आरंभ करना चाहिए। भाव या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ, उदाहरण भी देती जाती हूँ, तो वही ये कह रहा है कि उदाहरण भी देना चाहिए। अगला है, वाक्य छोटे छोटे हों और भाषा सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक हो। ठीक है। लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार करना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जो लेखक या कवि है उनके जो मूल भाव उसमें दिए गए हैं उसी का विस्तार करना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का पल्लवन कर रहे हैं तो हमको उसका जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा है। ठीक है। जो मूल भाव है वही हमको बताना चाहिए। पल्लवन की रचना प्रत्येक दशा में अन्य पुरुष में ही होनी चाहिए। ठीक है। पल्लवन की रचना प्रत्येक दशा में अन्य पुरुष में ही होनी चाहिए। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, एक ही शब्द जो है बार बार नहीं बोलना चाहिए, एक ही जो वाक्य है बार बार नहीं बोलना चाहिए, एवं विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ जैसे पढ़ते जा रहे हैं, कभी कभी रुक ठहराव भी होना चाहिए, विराम चिन्ह भी होने चाहिए। ठीक है। तो ये था पल्लवन। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ये चाहे कोई भी हिंदी के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ज़रूर से पूछे जाते हैं। कल इसके MCQs वीडियो आएगी, उसको भी मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।